Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss an example in which Excel will be used to carry out the testing procedure of beta. The question is taken from the reference book Chaudhry Sher Mohammad, page 359 to 60, 2 pages. Example 21.5. Statement is estimate a regression line from the following data of height and weight y of 12 persons. अब देखिए फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि सिर्फ 4 हैं और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हर एक वैल्यू के अगेंस्ट ज़्यादा y की वैल्यूज़ दी हुई हैं. तो अंडरस्टूड है कि आपने y की तमाम वैल्यूज़ के लिए x की सेम वैल्यू को कंसिडर करना है. सो फर्स्ट पेयर मस्ट बी 60 110, अदर इज़ 60 135, 60 120 एंड सो ऑन. आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि पेयर्स मुकम्मल नहीं हैं. तो आपके पास 12 परसेंट्स का एक्स और वाई का डेटा जो है वो गिवन है. और फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ए और बी को आपने एस्टिमेट करना है. सेकेंड स्टेप इज टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द हाइट एंड वेट आर इंडिपेंडेंट. अब आप देखिए यहाँ पे जिक्र जो है वो इंडिपेंडेंट का हो रहा है. आप रिग्रेशन कोफिशिएंट से वाकिफ़ हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, अगर उसमें बीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, मॉडल में y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये आपके पास मॉडल है. अगर हम इसको इस तरह प्रॉपर लिख लें, अगर इसमें स्लोप पैरामीटर आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये 0 हो जाता है, तो क्या होगा? आपके पास आ गया y इज इक्वल टू अल्फ़ा. अल्फ़ा क्या है? एक कांस्टेंट है. तो फिर आपका स्लोप पैरामीटर के ख़त्म होने से ही इनका रिलेशनशिप x और y को, क्योंकि x का रोल ही नहीं रहेगा. y किस पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है? अल्फ़ा पर, और रैंडम टर्म जो एप्सिलॉन है. तो ये कोई मॉडल नहीं है, x का उसमें रोल नहीं है. तो इस केस में क्या होगा? x एंड y आर इंडिपेंडेंट. इसका मतलब है जब भी आपको इस तरह की इंडिपेंडेंसी को चेक करना हो, then you have to test बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि बीटा को 0 के अगेंस्ट आपने टेस्ट करना है. यहाँ तो इन्होंने आपको एक हिंट दे दिया, अदरवाइज आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है. एंड यू आर गिवन दैट अल्फा मस्ट बी 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है जी. इसमें स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों को स्टेट करना है, लिखना है. ठीक है. तो आप देखिए इन वर्डिंग अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे x एंड y आर इंडिपेंडेंट, और अगर नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 0. अगर इक्वालिटी आ गई इसमें तो फिर हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है H1, उसमें क्या लिखना होगा? डेफिनेटली इसका ऑपोजिट साइन, दैट इज इनइक्वालिटी. बीटा इज नॉट इक्वल टू 0. अगर हमारा ये वाला एक्सेप्ट हो जाता है बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब है x एंड y आर इंडिपेंडेंट, यानी कि हाइट के बढ़ने से वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वेट के बढ़ने से हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है. बल्कि इसमें आप देखिए कि आपके पास जो वेरिएबल है हाइट का x है. ठीक है. हाइट जो है वो इंडिपेंडेंटली बढ़ती है. अगर हाइट बढ़ेगी तो फिर आपका वेट भी बढ़ेगा. ऑब्वियसली कि बोन का वज़न ज़्यादा होता है तो हाइट के इंक्रीज़ करने से वेट भी इंक्रीज़ करेगा. तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका किस पर? उस पर हाइट पर. ठीक है. ये हाइट जो है आपके पास x है. इस तरह से अगर मैं लिखूं तो हाइट आपके पास इंडिपेंडेंट है, जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी और आपका वेट भी इंक्रीज़ करेगा. तो अगर ये इंडिपेंडेंट है इसका मतलब है देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. तो उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ रिलेशनशिप, तो उसको हम इससे डिफाइन करेंगे, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप क्या होता है जी? अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आपने डिटर्मिन करना है. आपके केस में इस क्वेश्चन में ही गिवन है 0.05. अगर ये गिवन ना होती तो हम इसे खुद से भी सपोज कर सकते थे. यहाँ पे 0.05 लिख दिया. नेक्स्ट आपने देखा कि आपके पास पेयर्स कितने गिवन हैं? 12 पर्सन्स के. सो n इज 12 विच इज़ लेस देन 30. तो अब आपने कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना है? z की जगह पर t करना है. अगर ये 30 से ग्रेटर होता तो हमने z की तरफ जाना था. अभी आपने इसमें t यूज़ करना है. ठीक है जी. t का एक्सप्रेशन क्या है? b माइनस बीटा ओवर एस पी.
बीटा की वैल्यू आप देखिए वही है जो कि यहाँ पर ये 0 दी हुई है। और बी कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आपने एस्टिमेट करना है फॉर द गिवन डेटा, और एस बी जो है आपने वो भी इसी डेटा से फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि सैम्पल बेस्ड एस्टिमेट है ये। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई का डेटा जो है वो आपके सामने यहाँ पर एक्सेल की फाइल में एंटर हुआ है, ठीक है। और आप देखिए कि 60 की वैल्यू के साथ आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस है, 110, 135, 120, ठीक है। तो जिस तरह आपके पास एक्स के सामने 3 वैल्यूज़ वाई की दी हुई थी, आपने इस तरह सेपरेट करके उनको लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे, डेटा में जाकर आपने डेटा एनालिसिस को क्लिक करना है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर ऑन है तो ठीक है, जो कि अभी इस केस में यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है कि फ़ाइल में जाना है और यहाँ पर आपने एड इन्स कर लेना है, मोर, ठीक है। फाइल में मोर में जाके ये ऑप्शंस क्लिक किया, और यहाँ पे आप देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन है एड इन्स, इसको क्लिक किया, ठीक है। एड इन्स के बाद आपके पास जो ये मेन्यू खुल गया है, इसमें सबसे नीचे आपके पास एक स्पेस बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है एक्सेल एड इन्स, ठीक है। इसमें एक्सेल एड इन्स को आपने यहाँ से गो किया तो आपके पास ये जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है एनालिसिस टूल पैक, इसको आपने चेक बॉक्स कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ से रिग्रेशन को क्लिक किया एंड देन ओके, ठीक है। आपने रेंजेस को सिलेक्ट कर लेना है खुद से, ये पहले से सिलेक्ट हुई है, हम इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, और दोबारा से जो आपके डेटा के अकॉर्डिंग रेंज है उसको देना है। सबसे पहले किसकी रेंज है, वाई रेंज, ठीक। यहाँ से सिलेक्ट किया और ड्रैग करके आपने नीचे तक ले गए। उसके बाद आपने एक्स एक्सिस के सामने रखा, और जब कर्सर वहाँ आ गया तो आपने ड्रैग करके एक्स से रेंज को पूरा नीचे तक ले जाना है, ठीक है। देखिए आप दोनों की रेंजेस 1 to 13, 1 to 13 है। 13 इसलिए है कि 12% का डेटा है, और एक्स और वाई जो है वो आपका कैप्शन भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो लेबल्स को यहाँ से चेक बॉक्स कर देना है, और उसके बाद आपने रेंज जो है आउटपुट की रेंज वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आप देखिए कि वो पहले से यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, और वो रेंज जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी रेंज जो है थोड़ी सी स्पेस देकर यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एरिया हमने सेलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है जी। यहाँ से आपको जो बीटा की टेस्टिंग के लिए चाहिए वो क्या चाहिए, एक तो बीटा चाहिए और उससे एसोसिएटेड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर चाहिए। तो आप देखिए कि आपके पास ये जो स्क्रीनशॉट आया है, इसमें जो तीसरा टेबल है जो रिज़ल्ट का आउटपुट का, उसको आपने कंसिडर करना है, और x के पैरेलल जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो कितनी है, 5.029। हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं इस पूरे टेबल को। ये आपके पास एक्सेल से हम वापस आए हैं, पावर पॉइंट में आप देखिए कि मैंने हाईलाइट करके रखी हुई हैं ग्रीन कलर में, दो आपके पास वैल्यूज़ हैं। वो दो वैल्यूज़ क्या हैं, 5.029 जो कि आपके पास बी की वैल्यू है, और उसके पैरेलल स्टैंडर्ड एरर कितना है, 0.733। आपने इन दोनों को नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद आपने एक्सप्रेशन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमें कितने परसेंट फाइंड आउट करना है। इंटरवल वो है 95%, यानी कि 0.95, और अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 0.05, और अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0.025। आपके पास n कितना है, 12% का डेटा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू कितनी आ जाएगी, n-2, दैट इज़ 10 आ जाएगी, इन 12-2। अब आपने इस 10 को सर्च करना है फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 10 कहाँ पर है, और 0.025 आपने टॉप से देखना है। तो 0.025 ये एग्जिस्ट कर रहा है, और 10 यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों जहाँ पर ज्वाइन होंगे वो वैल्यू है आपके पास 2.228, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली टी अल्फा बाई 2 न्यू, दैट इज टी 0.025 एंड 10, दिस इज इक्वल टू 2.228। याद रखिए कि Z और T दोनों ही आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों ही जो वैल्यूज़ देते हैं सेम वैल्यू आपको नेगेटिव में भी मिलेगी। यानी अगर हम इसकी शेप को देखें तो जितना कर्व यहाँ से हाइट पे होगा उतना ही कर्व यहाँ से हाइट पे होगा, और सेंटर वाली यानी मिडल 95% इक्वी डिस्टेंट होंगे सेंटर से, यानी दोनों आपकी इक्वल डिस्टेंस पे जा रही हैं। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इस साइड पर
वो पॉजिटिव में मिलेगी और सेम वैल्यू आपको मिलेगी वो नेगेटिव में। यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 तो वो आपको कितनी मिलेगी, माइनस टी अल्फ़ा बाई 2, वो न्यू -2.228। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है टेबल में। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कंप्यूटेशन में? बी का रिजल्ट हमने टेबल से देखा 5.29 जो आपने एक्सेल से कॉपी किया था, और उसी के पैरेलल आपको स्टैंडर्ड एरर मिल गया 0.73399। अच्छा, इसके बाद बीटा का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो वैल्यू 0 थी, ठीक है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं लिखा। इसको डिवाइड करने के बाद टी का जो रिजल्ट है, दिस इज एक्चुअली द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी विच इज 6.85 एंड यू हैव टू कंपेयर दिस वैल्यू विथ क्रिटिकल रीजन। ठीक है जी, क्रिटिकल रीजन अब भाई आपने देखा 2.23, इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। तो ये आपको नंबर लाइन में अगर बनाए तो -2.23 इस तरफ होगा और 2.23 इस तरफ होगा। आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर इस रेंज के बिटवीन आ गई, ठीक है, अगर हम इस तरह से इसकी शेप बनाएं तो आपकी ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, और इससे बियॉन्ड आपका ये क्रिटिकल रीजन, ये भी क्रिटिकल रीजन यानी कि रिजेक्शन रीजन, बोथ साइड है। और ये वैल्यू क्या आएगी, -2.23 से अगर लेस हुई तो हमने रिजेक्ट कर देना है, और 2.23 से ग्रेटर हुई तो हमने रिजेक्ट कर देना है। तो 6.85 आपकी नंबर लाइन पे कहाँ बन रहा है, नंबर लाइन पे 2.23 के बाद बन रहा है, ऑब्वियसली इस तरफ आएगा। 6.85 आपका शेडेड एरिया में चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसे रिजेक्शन रीजन में चला गया तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। और इसमें स्टेटमेंट देंगे, यानी कंक्लूजन की पूरी एक स्टेटमेंट है, वी रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट। अगर वो स्टेटमेंट हमारी रिजेक्ट हो गई है, कौन सी वाली, नल हाइपोथेसिस की, जिसमें लिखा हुआ था बीटा इज इक्वल टू 0 यानी बोथ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, वो स्टेटमेंट हमारी रिजेक्ट हो गई है। तो हम इसमें लिखेंगे वी रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। और हम कहेंगे ये भी कि हाइट एंड वेट आर नॉट इंडिपेंडेंट, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट। ये पूरी स्टेटमेंट आपने कंक्लूजन में लिख देनी है। तो ये थे 6 स्टेप्स, जिसके बाद आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाता है, और आपने इन वर्डिंग जो है वो अपना कंक्लूजन दे देना है। ठीक है जी, थैंक यू।